बोलिए। ये सब गेम होता है ऐसा भी बैठा नहीं। एक मिनट चलेगा बंदा आप हम बैठे जैसे लेट्स स्टार्ट जी। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग एक छोटी सी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, दैट इज़ वन डे ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये ट्रेनिंग जो है बेसिकली नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, उसकी तरफ से। और स्मेडा स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज अथॉरिटी गवर्नमेंट की अथॉरिटी है दैट प्रमोट्स बिजनेसेस इन पाकिस्तान। और डिफरेंट ट्रेनिंग वर्कशॉप्स उनके ताउन से करवाई जाती हैं ताकि स्किल डेवलपमेंट हो सके और बिजनेसेस को ग्रो किया जा सके। डिफरेंट स्किल्स डेवलपमेंट के लिए वो प्रोग्राम करते हैं। आज भी उसी की एक कड़ी है नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है, उसकी तरफ से हम एक टैक्स के हवाले से एक वर्कशॉप ट्रेनिंग सेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम मोहम्मद जुल्करनैन है और मेरा बैकग्राउंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी है और एडवोकेट हाई कोर्ट भी हूँ और प्रैक्टिशनर भी हूँ। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पैनल पे लाइफ मेंबर हूँ। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन का मेंबर, लाहौर बार एसोसिएशन। तो नेक्स्ट स्लाइड करें जी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स, ई फाइलिंग एंड लीगल कॉम्प्लिकेशंस और लीगल कंप्लायंस। इसके अंदर जो इनकम टैक्स के हवाले से और सेल टैक्स के हवाले से बिजनेसेस को जो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उस हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैंने अपना तारुफ़ करवा दिया है और वन बाय वन मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपना मुझे तारुफ़ करवा दें ताकि मैं असेस कर सकूँ जो मेरी ऑडियंस है उनको क्या टैक्स की अंडरस्टैंडिंग है या है तो कितनी है, ताकि फिर उसी हिसाब से हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकें। जी मैडम, आप बताइए। मैं presently here working as an audit manager. राइट। वैसे I am CA finalist, APF and MA economics. Enough or I have to explain more? दैट्स फाइन जी। आई याद है ना, आई काउंट कंप्लीट किया अभी रिसेंटली। अच्छा, माशाल्लाह। उसके बाद अब डेटा एंट्री और इनका राइट। ऐसे से और यहाँ पे बुकिंग। अच्छा, अकाउंट्स वगैरह देखते हैं आप। राइट। जी। बैचलर्स इन एजुकेशन और यहाँ पे मीडिया एग्जीक्यूटिव हैं। राइट, दैट्स फाइन। मेरा जो है बीकॉम किया और इधर अकाउंट्स वगैरह। यहाँ पे आप अकाउंट्स देखते हैं काम करें। जी, दैट्स फाइन। राइट राइट राइट। जी रिजवान साहब। सीए फाउंडेशन यहाँ पे मैनेजर टैक्सेशन का काम कर रहा हूँ आज तक का जी जी, दैट्स फाइन। Mohammed Osama recently completed my graduation in mass communication राइट, and working as a media executive. ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट जी।
जी हम थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे है ओवरव्यू ऑफ फेडरल प्रोविंशियल टैक्स लॉज एंड रिलेटेड अथॉरिटीज़। नेक्स्ट स्लाइड करें जी। इसमें अगर आप देखें एफबीआर हमारी मेन लीडिंग अथॉरिटी है, डीलिंग अथॉरिटी है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद वैसे तो और भी बड़ी काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ हैं, क्योंकि 2011 के अंदर 18 अमेंडमेंट आई, जिसके बाद इन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। टैक्स गुड्स का फेडरल ने अपने पास रख लिया और सर्विसेज का टैक्स, सेल्स टैक्स प्रोविंसेस को दे दिया। डिफरेंट प्रोविंसेस जो हमारे पंजाब है, सिंध है, केपीके है, बलूचिस्तान है, और उसका जो है सर्विसेज जो फेडरल में इस्लामाबाद में है वो फेडरल के पास ही है। तो ये अथॉरिटीज़ हैं मेनली। चूँकि हम लोग पंजाब में बैठे हैं तो हमारा जो ज़्यादातर वास्ता जो है वो पीआरए से पड़ता है, या फिर हम लोग फेडरल में तो डेफिनेटली सारे। अच्छा, इसमें चले मज़ीद आगे इसको डिटेल में करते हैं जी। पर्पस, अब इनकम टैक्स लॉज की बात करते हैं जी। इसका मकसद पर्पस क्या है जी? हाँ, मैं बता देता हूँ। असल में यूनिट्स हैं गवर्नमेंट के। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव वे देखें तो गवर्नमेंट के डिफरेंट यूनिट्स हैं, जिसमें फेडरल है, जिसमें प्रोविंसेस हैं। अब वो सारी की सारी टैक्सेस की कलेक्शन जो थी वो फेडरल करता था, राइट। अब प्रोविंसेस जो हैं उनको शेयर नहीं मिलता था। वो कहते थे हमारे रेवेन्यूज़ इतने नहीं हैं जितने होने चाहिए, तो हमें हमारा ड्यू शेयर दिया जाए। तो फिर 18वीं तरमीम, मशहूर ज़माना तरमीम जो 2011 के अंदर की गई, उसके मुताबिक फेडरल ने गुड्स वगैरह पे टैक्स अपने पास रखा, और सर्विसेज का जो टैक्स था, जो सर्विसेज रेंडर होती हैं, उसका जो टैक्स था, उन्होंने कहा हर सूबा अपना सेल्स टैक्स उसके ऊपर चार्ज करेगा। हर प्रोविंशियल यूनिट विल चार्ज सेल्स टैक्स रेस्पेक्टिवली इन हिज प्रोविंस। तो इस वजह से कि इनका ये एतराज़ था हमें पूरा शेयर ड्यू नहीं मिलता, तो सर्विसेज का टैक्स प्रोविंसेस को दे दिया गया, और सप्लाई का टैक्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो सही हुआ या गलत हुआ, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन कानून पास कर दिया गया कि जो गुड्स हैं, गुड्स का टैक्स फेडरल लेगा, और सर्विसेज का टैक्स जो है, अच्छा इनकम टैक्स आज भी फेडरल के पास है। इनकम टैक्स ये सिर्फ सेल्स टैक्स था, ये सिर्फ सेल्स टैक्स प्रोविंसेस को दिया गया। इनकम टैक्स इवन टुडे फेडरल ही कलेक्ट करता है। तो आपने सुना होगा, या आप लोग अगर फाइलिंग करते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स, तो आप किसी प्रोविंस को रिटर्न फाइल नहीं करते अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, आप एफबीआर को फाइल करते हैं। एफबीआर इज़ फेडरल बेस्ड। ये वफाक का इदारा है एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इट्स नॉट अ प्रोविंशियल बेस, इट्स अ फेडरल बेस्ड। तो इनकम टैक्स चाहे सर्विसेज का है चाहे गुड्स का है, वो सारे का सारा वफाक को जाता है, फेडरल को जाता है। उसका किसी भी सूबे से कोई ताल्लुक नहीं है। अंडरस्टैंड? इसमें कोई किसी किस्म का कोई एम्बिग्विटी है तो मुझे बताइए, अदरवाइज पर हम लोग आगे चलते हैं जी। पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, नेक्स्ट स्लाइड करें जी। अब ये देखें, हम लोगों ने अगर इसको देखते हैं, दो मकासद हैं असल में, मेन पर्पसेस जो है ना। एक तो ये है कि जो लेजिस्लेचर है वो क्या करता है, इसके थ्रू सोसाइटी के ऊपर टैक्स लगाता है और टैक्स कलेक्ट करता है, और उसको फिर फर्दर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिर सोसाइटी पे ख़र्च कर दिया जाता है। फिर यहाँ पे सवाल हमारे यहाँ पैदा होता है, क्या वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है या नहीं होती? दैट इज़ अ सेपरेट डिबेट। लेकिन हम इस वक्त कानूनी बात कर रहे हैं। तो फेडरल ये जो अथॉरिटी होती है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होती है, वो टैक्स लगाती है, कलेक्ट करती है, और उसको फिर फर्दर लोगों पे खर्च कर दिया जाता है। एक तो उसका मकसद ये है। दूसरा जो टैक्स कलेक्शन का मकसद ये है कि ये एज अ मॉनिटरी टूल भी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे
वो क्या समझते हैं, इसकी बहुत बड़ी मिसाल अभी रिसेंटली हुई है। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने हर चीज़ की इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी। यहाँ टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं कि जो इंपोर्ट करने वाले हैं वो परेशान हैं। लेट्स से मोबाइल है, आपने देखा होगा, ये तो आपके आम रूटीन के यूज़ में है कि मोबाइल पे इतने ज़्यादा टैक्सेस नहीं थे पहले। अब मोबाइल पे इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया। ऑब्जेक्टिव क्या था, गवर्नमेंट चाह रही थी कि इसको हम कंट्रोल करें, कर्टेल करें। एक तो यूजेज तो डेफिनेटली, फिर वो ये एक मोबाइल, लेट से 3 लाख का मोबाइल ले लिया, 4 लाख का मोबाइल ले लिया, एक तो सारे के सारा जो आपका डॉलर है, ज़ाहिर है बाहर जब आप लेंगे वो डॉलर इकट्ठे करके बाहर दे देंगे और मोबाइल ले लेंगे। ठीक, एक्सपेंडिचर आपकी जो इकोनॉमी है उसकी मेजर पोर्शन इस तरह बाहर चला जाता है। या इस तरह दूसरी लग्जरियस आइटम्स हैं ऑलमोस्ट जितनी हैं, वो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट जो है उस पर इन्होंने पाबंदी लगा दी है कि जी मकसद क्या है, हमारे पास रिज़र्व्स नहीं है, फॉरेन रिज़र्व्स नहीं है। तो चूँकि फॉरेन रिज़र्व्स नहीं है, ऑलरेडी हम लोग डेफिसिट में जा रहे हैं, या हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इतना ज़्यादा नेगेटिव चला गया हुआ है, तो एज अ इंस्ट्रूमेंट भी इस्तेमाल होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिज़िकल पॉलिसी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिज़िकल पॉलिसी भी जो है टैक्स। तो क्या हुआ मकासद में, एक तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने रोज़मर्रा के डे टू डे अफेयर्स चलाने के लिए इसको कलेक्ट करती है। देखिए ना, अगर आप गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं कोई कारोबार कर रही है। लेट से हम इस इदारे में बैठे हुए हैं, ये इदारा एक कारोबार करता, बिजनेस करता, बिजनेस करने के बाद प्रॉफिट्स अर्न करता, और उसके बाद आप लोगों को सैलरीज भी देता है ये इदारा। बिजनेस करने के बाद रेवेन्यूज अर्न करता है, आप लोगों को सैलरीज भी देता। तो गवर्नमेंट तो बिजनेस नहीं करती। सो हाउ गवर्नमेंट विल रन इट्स डे टू डे ऑपरेशंस? दे कलेक्ट टैक्सेस, दे कलेक्ट। अब दुनिया में ऐसे भी ममालिक रहे हैं आजकल, वहाँ पे भी टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए हैं। मिसाल के तौर पे आप सऊदी अरेबिया की मिसाल हम लेते हैं। सऊदी अरेबिया के पास रिज़र्व्स थे, नेचुरल रिज़र्व्स इन फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम। तो वो क्या करते थे, वो बेच के, मुल्क के पास एक बहुत बड़ा रिज़र्व मौजूद था ना, तो उसको बेचते थे, वहाँ से पैसा बनाते थे, तो लोगों से नहीं लेते थे। तो वो अपने डे टू डे अफेयर्स कैसे चलाते थे? पेट्रोल बेच के। पूरी दुनिया को सप्लाई जाती है आपको, जितने भी हमारी ये वाली पट्टी है, तो उनके जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो सोर्स था, दैट वाज सेलिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। लेकिन क्या हुआ कि इंटरनेशनल डायनामिक्स चेंज हुए। जब वो चेंज हुए, सूरत हाल चेंज हुई, तो अब आप लोगों के इल्म में होगा कि ये वो ममालिक थे जो टैक्स कलेक्शन नहीं करते थे अपने लोगों से, बट राइट नाउ दे आर आल्सो इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन द पीपल ऑफ देयर कंट्रीज़। अगर आप इसकी दुबई वगैरह की मिसाल ले लें, उनकी भी कलेक्शन मतलब अदरवाइज़ बहुत, अब वहाँ पे भी टैक्सेस उन्होंने लगा दिए हैं। तो डे टू डे अफेयर्स ऑफ एनी कंट्री कैन नॉट बी रन until unless revenues are generated। अब रेवेन्यू जनरेशन का गवर्नमेंट के पास जो ये है टूल कि वो अपने लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है। फिर वो आप देख लें, जब टैक्स कलेक्ट हो जाते हैं तो आपका लॉ इन्फोर्समेंट का जितना सिस्टम है वो सारा इसी पे चल रहा है। आपके जितने इदारे हैं वो सारे का सारा सिस्टम चल रहा है। गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनकी सैलरीज है, अगर पुलिस ले लें, आप हॉस्पिटल्स ले लें, अदरवाइज़ जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सैलरीज हैं, एक पूरा एक सिस्टम है, वो सारी की सारी उनकी सैलरीज इसी टैक्स से जाती हैं। टैक्स कलेक्शन जो होती है, या फिर आजकल चूँकि हमारी टैक्स कलेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती, या हमारे यहाँ मसाइल इस वजह से हैं, तो हम लोगों को लोन लेने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट को। जो IMF के साथ या वो डील्स चल रही हैं, तो वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस, तो टैक्स कलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट करती है, फिर अपने लोगों पे लगाती है। या फिर दूसरी तरफ, अच्छा एक और चीज़ गवर्नमेंट को लगता है कि बहुत महंगाई हो, मतलब इस चीज़ की परचेज़ को हमने कंट्रोल अब मैं फिजिकल पॉलिसी की बात करने लगा। गवर्नमेंट कहती है, अब लेट से गाड़ी है,
गवर्नमेंट कहती है कि गाड़ियाँ जो हैं ना बहुत ज़्यादा बिकनी शुरू हो गई हैं, इसको हमने मैनेज करना है, इसको मैनेज करना है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स उतना बढ़ा देती है उस पर। जब वो बहुत महंगी हो जाती हैं तो सर्टन जो पीपल होते हैं उनकी परचेजिंग पावर से बाहर निकल जाती है। लेट से आप हैं, मतलब अब इसकी सिटी की बात कर लेते हैं, वो आज से कुछ साल पहले 12, 14, 15 लाख की आराम से मिल जाती थी। तो बहुत सारे लोग हों जो आज एक लेट से अर्निंग है उनकी वो पहुंच में थी, उनकी परचेजिंग पावर के अंदर दैट वाज एक्सेसिबल इन देयर परचेजिंग पावर, बट राइट नाउ दैट हैज़ जम्प्ड अप टू 3.3, 3.4 मिलियन, 33-34 लाख की हो गई है। तो जो 12, 14, 15, 16 लाख जिनके लिए वो अफोर्डेबल था, अब उनके लिए वो अफोर्डेबल नहीं रहा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक्सपेंसेस को कर्टेल कर लिए। कुछ हमारी वो डॉलर, कुछ उसके ऊपर टैक्सेस लगाए, कुछ तो डॉलर की वजह से प्राइस बढ़ी ना कि इंपोर्ट होती है तो वो चूँकि डिफरेंस है इतना ज़्यादा, तो लेकिन कुछ टैक्सेस भी एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ने उस पर लगाए। तो एज अ फिजिकल पॉलिसी टूल जो है वो भी ये टैक्सेस इस्तेमाल गवर्नमेंट करती है टू मैनेज द इन्फ्लेशनरी रेट प्रिवेलिंग इन द कंट्री। अच्छा, इसको देख भी लेते, यहाँ से भी देख लेते हैं हम। फर्स्टली, इनकम टैक्स लॉ इज एम्ड एट two important rules. Firstly, the redistribution of wealth through progressive tax. अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होती है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ये होती है कि अगर कोई बंदा ज़्यादा पैसे कमा रहा है वो ज़्यादा टैक्स दे। लेट से अगर किसी, कोई बोर तो नहीं हो रहा? अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और आसान करता हूँ, अगर एक बंदे की 10 लाख माहाना सैलरी है और एक बंदे की 50,000 माहाना सैलरी है, 10 लाख माहाना सैलरी आज आम है, बस कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो उसकी अगर उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगना चाहिए या उतना ही लगना चाहिए जितनी 50,000 वाले की सैलरी है? ज़्यादा ही लगना चाहिए ना, लगता भी ऐसे। हाँ, स्लैब रेट्स की वजह से, मैडम ने बिल्कुल सही कहा, स्लैब रेट। अच्छा, इसको मैं और आसान तरीके से समझाता हूँ। बिजली का बिल देखा कभी किसी ने? आजकल तो मेरा हाल है ना चाहते हुए भी कोई हर कोई देखता बल्कि मजबूरन उसे देख के परेशान होना पड़ता है कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, बिजली के बिल के ऊपर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि किसी के अगर 200 यूनिट्स है ना तो उसको रेट और लगता है। अगर 500 हो जाते हैं तो रेट चेंज हो जाता है। जो पहले 200 पे रेट और है, नेक्स्ट 500 पे, नेक्स्ट 800 पे रेट डिफरेंस। अब वो गवर्नमेंट के पास क्या टूल है, गवर्नमेंट कहती है कि देखें अगर कोई 800 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब है कि वो इस काबिल है कि वो 800 का बिल दे सकता है, तो वो रेट बढ़ाते जाते हैं। इसी तरह टैक्स के भी रेट्स हैं इनकम टैक्स के अंदर, जिसकी इनकम बढ़ती जाती है उसके ऊपर रेट बढ़ता जाता है। लेट्स से 6 लाख हमारे यहाँ सैलरी का जो है वो एग्जम्प्ट है, गवर्नमेंट कहती है 6 लाख पर मैं टैक्स नहीं लूँगी सैलरी वाले के, लेकिन उससे ऊपर वाले लेट से 8 पे वो 5% ले जाते हैं, उससे ऊपर जाते हैं 12, वो कहते हैं जी जो आप 6 तो एग्जाम्प्ट है, उससे ऊपर फिर आप जो है वो 8% दें, 10% दें, इसी तरह और बढ़ती जाती है। तो ये है प्रोग्रेसिव टैक्स। गवर्नमेंट क्या करती है, जो ज़्यादा कमाता है उससे कलेक्ट करती है। आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ, आइडियल गवर्नमेंट क्या करती है, जो ज़्यादा कमा रहा है उससे कलेक्ट करके लोगों पे रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है। यहीं पे लिखा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। द प्रिंसिपल दैट द हायर यू अर्न द हायर यू पे इज द कोर ऑफ डायरेक्ट टैक्स लेजिस्लेशन। मैंने बात समझाई है, वही लिखा हुआ है मेरा ख्याल है, हायर यू अर्न हायर यू पे इज द कोर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। दूसरी बात देख दी, सेकेंडली it serves as instrument of fiscal policy, like that is by granting exemption to particular income or class of income, person or class of persons. The intention is to promote a specific economic activity. मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने कहा, अब एग्जम्पशन का एक लफ्ज़ इस्तेमाल यहाँ पे हुआ, इस वजह से मुझे एक नई मिसाल देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने आप लोगों को याद होगा सोलर पैनल के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्सेस ख़त्म कर दिए थे। गवर्नमेंट ने कहा था देयर विल बी नो टैक्स
वो सोलर पैनल जो लोकली यहाँ पे प्रोडक्शन जिसकी हो रही है। इवन कि कुछ पीरियड ऐसा आया था कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट वाले जो सोलर पैनल थे ना उस पर भी टैक्स, मकसद क्या था? इनकरेज करना, टू इनकरेज पीपल कि हमारे यहाँ लोड शेडिंग चल रही थी। हमारी जो एक बाज़ार है बिजली की, आप लोगों को पता होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पे आपका फ्यूल इस्तेमाल होता है, ये एक बड़ा प्रॉपर एक पूरा सिस्टम है। उसके लिए तो बाज़ार एक दैट टेक्स टाइम, या डैम्स बनते हैं थर्मल, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने एक तो इन्वायरमेंटल भी बेनिफिट है सोलर के केस के अंदर। इन्वायरमेंटल है कि आपकी ना तो कोई बैक एंड पे कुछ भी नहीं यूज़ नहीं होना और आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है। गवर्नमेंट ने कहा कि इसको प्रमोट करते हैं। अब जब प्रमोट करने की बारी आई तो उसका मतलब है यू विल हैव टू गिव इंसेंटिव टू द even manufacturer, to the distributor, to all the person working as a chain in that industry. Government has to give them incentives. तो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव ये दिया कि उसको टैक्स फ्री कर दिया। उन्होंने कहा कोई टैक्स नहीं है, जो मर्ज़ी करो, बाहर से मंगाओ, इधर बनाओ, बस लगाओ, सोलर लगाओ और घर चलाओ। तो वो एग्जम्पशन थी। एग्जम्पशन जो थी है, एग्जम्पशन है माफ़ कर दिया, उसके ऊपर एग्जाम्प्ट ही कर दिया। तो एज अ फिजिकल यहाँ तो गवर्नमेंट दो तरह से फिजिकल पॉलिसी को इस्तेमाल, फिजिकल टूल को यूज़ करती है। यहाँ तो किसी पर्टिकुलर आइटम को प्रमोट करने के लिए माफ़ी दे देती है, और जब उस आइटम को पकड़ना होता है उसकी परचेजिंग को डिस्करेज करना होता है तो टैक्स इतना लगा देती है गवर्नमेंट कि वो लोगों की पहुंच से बाहर हो जाए। ये है इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। मेरा ख्याल है मैं समझाने में कामयाब हो गया जी, थैंक यू। अच्छा जी, हाउ गवर्नमेंट कलेक्ट इनकम टैक्स। गवर्नमेंट कलेक्ट, अब पहले हम बात कर रहे थे, पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो ये था कि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि कैसे करती है। पहले हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट कलेक्शन करती है, लोगों पे लगाती है। अब हम उस तरफ आ गए हैं कि गवर्नमेंट टैक्सेस कैसे कलेक्ट करती है, क्या वेज है, गवर्नमेंट के पास कौन सी ऐसी गिदड़ चिंगी है जिसके ज़रिए वो टैक्स इतना सारा इकट्ठा करके फिर लोगों पे लगाने की बात करती है। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। यहाँ पे देखें, गवर्नमेंट के पास ना दो तरीके हैं टैक्स को कलेक्ट करने के। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। है किसी को आइडिया यहाँ पे रिजवान साहब के अलावा डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं? वन बाय वन इसको करते हैं, अपने अपने व्यूज़ दें। इनडायरेक्ट टैक्स सेल टैक्स होता है जो गवर्नमेंट डायरेक्ट एक कंज्यूमर से कलेक्ट नहीं करती, उसके दरमियान में एक विथहोल्डिंग एजेंट होता है, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो गवर्नमेंट डायरेक्ट कलेक्ट करती है, और जिसका इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, और सेल टैक्स होता है ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, आप कोई आइडिया नहीं है डायरेक्ट क्या है इनडायरेक्ट क्या है, बस गवर्नमेंट इकट्ठा कर रही है। सेम पर्सपेक्टिव है। अच्छा, इनकम टैक्स आप ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट होता है और सेल्स टैक्स? डायरेक्ट टैक्स जो है वो क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स, हाँ जी, इनकम टैक्स नहीं, सेल्स टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, और इनडायरेक्ट जो है वो इनकम टैक्स होता है। बिकॉज सेल्स टैक्स तो डायरेक्टली मतलब आप प्रोडक्ट कोई भी परचेज कर रहे हैं उसमें ऑटोमेटिकली वो डिडक्ट होके हो रहा है। अच्छा, आप ये कह रही हैं, नहीं वो उनका स्टांस फिर आपसे आपका ऑपोजिट है आपका जी। आप बताएं जी, कोई है आइडिया आपको? अच्छा, कोई बात नहीं, आपको असल में एक आइडिया देने के लिए हम यहाँ पे अभी बैठे हैं जी। नहीं कोई, आप बताएं जी, आपको कोई आइडिया? मैं बता देता हूँ। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली लिया जाता है। डायरेक्टली किस तरह से? किसी की इनकम के मुताबिक उसकी जेब से निकाला जाता है, किसी की इनकम के मुताबिक उसकी जेब से निकाला जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो सेल के थ्रू गवर्नमेंट इकट्ठा कर लेती है। मिसाल के तौर पे डायरेक्ट टैक्स वो है जो गवर्नमेंट इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल होती है ना, उसके ऊपर जो कलेक्शन होती है ना, वो थ्रू डायरेक्ट टैक्स होती है। सेल के ऊपर गवर्नमेंट लगाती है, मैन्युफैक्चर बनता है, मैन्युफैक्चरर के पास वो इनडायरेक्ट टैक्स है जो सेल वाला है।
वो रोटेट होता है मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से आगे आपका होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, वो ढेर सारे हाथों से रोल ओवर होके इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के ख़जाने में। और हमारे यहाँ बदकिस्मती है, आज अगर इस पोजीशन पे हम लोग खड़े हैं कि हमारे मुल्क के अंदर मसाइल हैं, वो यही रीज़न है कि गवर्नमेंट की मशीनरी को जिस तरह से काम करना चाहिए था नहीं कर रही, अनफॉर्चुनेटली नहीं कर रही। हमारे रेवेन्यूज़ की कलेक्शन ज़्यादातर इनडायरेक्ट टैक्स से हो रही है। कैसे? मिसाल के तौर पे एक मैन्युफैक्चरर ने चीज़ बनाई, उसने उसके ऊपर टैक्स जमा करा दिया, वो रोल होके गवर्नमेंट के पास, उसमें गवर्नमेंट का क्या किरदार है? वो तो अच्छा, फिर आप अगर ओवरऑल लेट से अगर 100 रुपये गवर्नमेंट इकट्ठा करती है ना, तो 85 रुपीज़ इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। जैसे आप लोगों की सैलरीज़ हैं, उस पर भी टैक्स काट लेते होंगे, आपने खुद नहीं दिया, लेकिन ऑल्दो वो दैट इज़ नियर टू डायरेक्ट टैक्स, लेकिन खुद नहीं दिया, एम्प्लॉयर ने इनडायरेक्टली काट के गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। तो दो मेजर गवर्नमेंट के सोर्स हैं, एक सेल्स के और एक विदहोल्डिंग टैक्स। विदहोल्डिंग टैक्स गवर्नमेंट ने लोगों को विदहोल्डिंग एजेंट बना लिया कि भाई आप हमारे ऊपर मुफ्त की जो सर्विसेज हैं वो हमारे लिए परफॉर्म करते रहें और डिफ़ॉल्ट भी हम आपसे रिकवर करेंगे। मुफ्त सर्विसेज भी दें हमें और डिफ़ॉल्ट भी हम लोग आप ही से लेंगे, अगर नहीं काट के जमा करवाएंगे हम आपको पकड़ेंगे, आओ हमें दो, साथ आपको जुर्माने भी करेंगे और पेनलाइज भी करेंगे। तो मेजर जो सोर्स है गवर्नमेंट का इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर टैक्सेशन की कलेक्शन है, दैट इज़ बाय इनडायरेक्ट टैक्सेस। मिसाल के तौर पे आप कुछ भी परचेज़ करते हैं, आप इवन एक बिस्किट का पैक, आप लेस ख़रीदते हैं, बिस्किट जूस ख़रीदते हैं, कोल्ड ड्रिंक ख़रीदते हैं, आप हर चीज़ पे इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलता। आल्दो के आइडिया है, लेकिन आपकी नीड होती है ना, आप नीड को करने के लिए उसमें इन्वॉल्व है गवर्नमेंट का टैक्स। उस चीज़ में गवर्नमेंट का टैक्स इन्वॉल्व है जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जा रहा है। ठीक है, तो दो तरीके हैं जी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। वो टैक्स जो गवर्नमेंट डायरेक्ट आपसे लेती है वो डायरेक्ट, और जो सेल के थ्रू आपसे अमूमन जो मेजर कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो सेल के थ्रू आ रहा है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट स्पीकर। अच्छा जी, नेचर, अच्छा टैक्स जो होता है ना, ये तो अभी हम ये डिस्कस करें गवर्नमेंट कैसे लेती है टैक्स, यही हम कर रहे थे ना बात कि गवर्नमेंट टैक्स हमसे लेती, वसूल कैसे करती है। नहीं वो बताएंगे अभी नहीं, एक तो मैंने बता दिया ना, एक तो भी बताया कि आप अगर लेस लेने जा रहे हैं, जूस लेने जा रहे हैं, चिप्स लेने जा रहे हैं, आप गवर्नमेंट को टैक्स दे के आ रहे हैं। इवन कि आप कोई वो ये जो छोटी सी 1-2 रुपए की कैंडी भी लेते हैं ना, उस पर भी टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है मेरा ख्याल है सिवाय ताज़े दूध के जो आप वो ग्वाले से लेते हैं लेकिन जूस का वो जो दूध का डब्बा आप परचेज़ करेंगे उस पर भी टैक्स है। जो पैकिंग में आ रहा है ना दूध का डब्बा, उस पर भी टैक्स है। बेबीज मिल्क जो आ रहा है या बाकी जो दूसरे मिल्क्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रोजन वगैरह या बाकी जो पैकिंग में चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, मेडिसन सेल टैक्स मैं बता देता हूँ, लेकिन ये टॉपिक हमारा और चला जाएगा। मेडिसन पे पहले नहीं था, अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया है कि ये टैक्स लगा दिया है। अब वो लगाया इस तरह से है कि थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन आप सुन लें, बाकी बेशक ना सुने। उन्होंने कहा कि अगर मैन्युफैक्चरर किसी अनरजिस्टर्ड को बेचेगा तो फिर सेल टैक्स है, अदरवाइज़ सेल टैक्स लगाए बाद में हमसे रिफ़ंड ले ले, लेकिन वो एक नॉन प्रैक्टिकल सी बात है। बहुत कम लोग लेते हैं। हाँ, वो मतलब ये है कि वो एहतजाज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम ना लें इस तरह से, वो कर मतलब इन केस, क्योंकि हमारे इवन के हमारे फार्मा के भी क्लाइंट्स हैं, तो ये अभी मतलब डिबेटेबल इशू है, लोग कंफ्यूज हैं इस पर। लेकिन लगा उन्होंने किसी एक तरह से लगा दिया, दैट इज़ रिफंडेबल। वो एक अलग बात है, उनका होता है नहीं होता, रिफ़ंड का एक अपना एक अलग से पूरा कॉन्सेप्ट है।
अच्छा जी, हम लोग आ गए जी रिटर्न्स। अब इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है आप लोगों के लिए, रिटर्न को समझना। वैसे आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, सारी ज़िंदगी आप लोगों के काम आएगा। अच्छा, गवर्नमेंट जो टैक्स आप लोगों से लेती है ना, वो रिटर्न के ज़रिए भी लेती है। रिटर्न के ज़रिए जो टैक्स आपसे लिया जा रहा है वो डायरेक्ट टैक्स। जो कैंडी ख़रीद रहे हैं, जूस ख़रीद रहे हैं, लेस ख़रीद रहे हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जो साल के बाद आपको कहते हैं ना गोशवारा फ़ाइल करें जी, अपना गोशवारा फ़ाइल करें, वो है रिटर्न, वो है डायरेक्ट टैक्स। अब ये जो रिटर्न का टैक्स होता है, गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि आप लोग जो आपने पूरा साल आमदन कमाई है ना, वो साल के एंड पे हिसाब करें, साल के आखिर पे हिसाब करें, और उस हिसाब के बाद अगर आपके ऊपर टैक्स लगता है, वाजिबुल अदा बनता है, तो वो गवर्नमेंट को जमा करवा दें। और अगर आपकी इनकम उस थ्रेशहोल्ड से नीचे है जो गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ, जैसे सैलरी का 6 लाख है, अगर किसी की आमदन 50 मंथली 50,000 है और उस पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन उसका एनडीएन बना हुआ है, तो उसने रिटर्न ज़रूर फाइल करनी है। अगर वो नहीं करेगा तो वो एक उस पर पेनल्टी और उसकी अलग सेक्शन है। गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप 50,000 महाना कमा रहे हैं, सादा समझाने के लिए, तो आप लोग एग्जेम्प्ट हैं, आपका एम्प्लॉयर टैक्स नहीं काटेगा। लेकिन अगर आपका एनडीएन बना हुआ है तो आपने गोशवारा ज़रूर फाइल करना है। रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न आपने ज़रूर फाइल करनी है। अगर नहीं करेंगे तो हम आपको जुर्माना करेंगे। सर 50,000 वाले थ्रेशोल्ड पे भी सुना है डिस्कशंस हो रही हैं, इसको भी नीचे लेके आना चाह रहे हैं। देखिए, वो तो प्रपोजल्स है ना, अभी ये बजट आएगा जो कि 10 जून को पेश होना है, उसके बाद फिर ये डिसीजन आएगा कि क्या होना है। बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एप्लीकेबल लॉ या लॉ इन फील्ड विच इज़ इन फील्ड, जो करंटली इस वक्त एप्लीकेबल है, हम उसकी बात कर। मुमकिन है ऊपर ले जाएं, नीचे ले आएँ, वो तो प्रपोज्ड है ना, ये तो डिसीजन जो उस वक्त बजट आएगा उसके अंदर डिसीजन हो जाएगा। अगर वो ऊपर ले जाएंगे तो डेफिनेटली एवरीवन हैज़ टू फॉलो दैट, अगर नीचे ले आएंगे तो एवरीवन हैज़ टू फॉलो दैट। तो करंटली 50,000 और उससे नीचे पे टैक्स नहीं है, लेकिन अगर एनटीएन बना हुआ है तो रिटर्न भी ज़रूर फाइल करनी है। अगर वो उस टैक्स नहीं देना गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ये नहीं कह रही आप हमें टैक्स दें, गवर्नमेंट कहती है आप बस कंप्लायंस कर दें लॉ की, रिटर्न फाइल कर दें, दैट्स इट। हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, नहीं पूछेंगे भी नहीं आपसे। जब आपकी उस थ्रेशहोल्ड से इनकम ऊपर आ जाएगी, आप उस वक्त बेशक वो कर दें टैक्स जो आपका बनता है, वो एम्प्लॉयर ही काट के आपका जमा करवा देगा, आपको रिटर्न फिर भी फाइल। अच्छा, एक बड़ी मिसकंसेप्शन है यहाँ पे, लोग ये समझते हैं कि हमारा टैक्स कट गया तो हमारा टैक्स तो जा रहा है, हम तो ऐसा नहीं होता। रिटर्न अपनी अलग से फाइल करनी होती है हर बंदे ने। ये बड़ी मिसकंसेप्शन है कि टैक्स, अच्छा वो अगर नहीं कर रहे होते तो वो एक अलग से वो एक डिफ़ॉल्ट कर रहे होते हैं। तो लेट्स कम टू द पॉइंट जी। इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 114 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सेक्शन 114 है जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, जो इनकम टैक्स रिटर्न को, यहाँ गोशवारे को उर्दू में कह लें, इंग्लिश में इनकम टैक्स रिटर्न कह लें, डील करता है, दोनों सेम ही है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये लिख दिया है आप लोगों की आसानी के लिए कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने हर सूरत रिटर्न फाइल करनी है, जिन्होंने हर सूरत रिटर्न फाइल करनी है। अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो देर आर सर्टेन consequences which they have to face in future, like litigation with the department or notices from the department. तो फर्स्ट टैब जो है हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एवरी कंपनी। हर कंपनी, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, उसको रिटर्न हर सूरत फाइल करनी है, चाहे उसने सारा साल बिजनेस किया है या नहीं किया। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बिज़नेस करेगी तो रिटर्न फाइल करेगी।
अगर कंपनी की एग्जिस्टेंस हो गई है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, उसने रिटर्न फाइल करनी है, कोई छूट नहीं है कोई उसमें। हाँ, इसका ये मतलब भी नहीं है कि उसने टैक्स देना। टैक्स देना और चीज़ है, टैक्स हमेशा इनकम पे होता है, टैक्स हमेशा इनकम पे है। ये सिर्फ रिटर्न फाइल करनी है, सिर्फ गोशवारा फाइल करना। अगर इनकम है तो टैक्स देगी, इनकम नहीं है तो टैक्स नहीं देगी। जैसे कंपनी में पार्टनरशिप भी शामिल है। नहीं, वो और चीज़ है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जो हैं वो और चीज़ है। अच्छा, वो पार्टनर। जी 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 जी। ओके ओके ओके। अच्छा, उसके बाद है जी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ जिसको कहते हैं। जितने भी आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, लाइक शौकत खानम, बड़े बड़े इदारों के नाम ले लेता हूँ, ये एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनका मकसद जो था, कोर ऑब्जेक्टिव जो था, वो ये नहीं था कि प्रॉफिट इन्होंने कमाया। इनका कोर ऑब्जेक्टिव ये है जी, हाँ, एनजीओ इसी में है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। खाला विल हैव टू वेट। बस 5 सेकंड। हाँ, नो प्रॉब्लम विद दैट। आप ये स्लाइड्स हमसे शेयर कर दें। बिल्कुल करेंगे आपके साथ स्लाइड शेयर। कोई बोर तो नहीं हो रहा जी? मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग बोर ना हो। हाँ, चलिए सर। और सेकंड स्क्रीन पर। ये टेबल करके दबा दूंगा। सिंपल क्वेश्चन यही है। एक मिनट। जब वो सेकंड्स में